बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे आपको। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या फिर शहबाज शरीफ साहब हों, इनकी ऊंची उड़ान नज़र आ रही है, मगर पीपल्स पार्टी में एक बड़ी दरार हमें पड़ती हुई नज़र आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब हों या उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके बयानात में बड़ा तजाद है, बड़े मुतजाद किस्म के बयानात हैं। नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से तारीख की अनाउंसमेंट हो गई, ऐलान हो गया है, मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये खबर उनके ऊपर कोई बिजली बनकर गिरी है। बड़े वो परेशान नजर आ रहे हैं, उनके कैंपों में इस वक्त हमें तशवीश भी नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा एक कदम था, उठाया जाना जरूरी था, वो उठा लिया गया, यानी कि बिजली चोरों को बिजली के झटके लगाने का फैसला कर लिया गया। बहुत बड़े पैमाने पर इस पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका हुआ है। बहुत साबिक अरकान असेंबली भी हैं जो इस क्रैकडाउन की जद में आने वाले हैं। अरबों रुपए की मुफ्त बिजली है और चोरी भी हो रही है। क्रैकडाउन के अंदर कितने मुस्बत असरात हमें बनते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा जब हम पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं, बर्बादी तो नजर आती है, मगर इसके साथ साथ कुछ जगहों पर हमें आबादी भी होती हुई नजर आ रही है। PIA तबाह है, मगर मुलाजमीन की एक बड़ी फौज भर्ती करने की तैयारी हो रही है। इसके पीछे असल में मामला क्या है, गेम प्लान क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, 21 अक्टूबर है, नवाज शरीफ साहब फाइनली एक हतमी तारीख आ गई है, हतमी तारीख फाइनल आ गई, आएंगे, मगर वो जो ये बात करें कि जी फकीदुल मिसाल जश्न होगा, विक्ट्री के साइंस बनाए जा रहे हैं, कौन सा किला फतह करके आ रहे हैं भाई? ये हतमी जो आपने जोर से कहा है ना, ये हतमी ऐलान कई दफ़ा पहले भी हो चुका हुआ है कि सितंबर की, अगस्त की, जुलाई की, ये सब तारीखें दी जा चुकी हुई हैं। और ये जब आएंगे तब आएंगे, तो ये जब ही इस पर तबसरा किया जाएगा। हाँ, किस वो जो फकीदुल मिसाल जश्न है वो सूझी तौर पे हो नहीं सकता। उनको पुलिस रिसीव करेगी और सीधी उनकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट से होगी। ये हाँ, अगर नहीं होती, उनको अलाउ किया जाता है कि जी वो एक बड़ी सी जलसे को मिसाल कर रहे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, और वहाँ से फिर बाद में बड़ी खामोशी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में घर जैसा माहौल होता है, तो फिर शक किया जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कुछ दाल में काला है, हो सकता है, क्योंकि ये मेरा शक नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का शक है। उस पर तफसीलन बात करेंगे। ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं ना, लेवल प्लेइंग नहीं फील्ड मिल रही, तो उनको ये जो 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 उनके जहन में सवाल आते हैं और उनको जो शक पड़ा हुआ है, उसकी वजूहात को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। क्या वो इसी बात पे कह रहे हैं कि जी ये नून लीग को नज़र आ रहा है कि उनको हटा के पुश किया जा रहा है, तो वो इस तरह के जो ख़ास तौर पर उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तनकीद की जा रही है नून लीग की, तो क्या उसकी वजह ये है? और दूसरा एक और अहम जो पहलू है वो है कि इन्होंने एक जो इलेक्शन कमीशन की आईनी तरमीम कर दी, जिसमें ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि वो तारीख देंगे, और उसी के अंदर ये इनकी नाअहली के हवाले से भी एक तब्दीली कानून के अंदर कर दी गई है कि 5 साल की जो मैक्सिमम जो किसी की भी सज़ा नाअहल किया जाएगा, 5 साल के लिए किया जाएगा। अब ये कानून में तो तब्दीली आ गई है, इस पर बहस है कि आइन में की ये जो शिक है 62 जो है, उसके तहत ये सज़ा मिलती है, तो क्या कानून की तब्दीली से वो चेंज हो जाएगी, या परमानेंट नाअहली के लिए किसी स्टेज पे अदालत कोई नहीं अगर तशरीह कर दे तो उसके ज़रिए होगा, ये आईनी तरमीम के ज़रिए होगा? क्या इससे ये ख़त्म होती है कि नहीं होती है? तो उसके जो ये भी एक बहस है। इनकी कन्विक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान भी लिया जाए कि ये इस कानून के तरमीम से इनकी ये नाअहली परमानेंट ख़त्म हो जाती है, तो वो अभी भी कन्विक्शन तो हैं, अदालतों के प्रोसेस तो फिर भी पूरा होना है। सिर्फ कानून की तब्दीली से उनकी परमानेंट नाअहली नहीं ख़त्म होती कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन में पार्टिसिपेट के लिए उनको कन्विक्शन उनकी ख़त्म होगी। कन्विक्शन के बगैर जो है, ज़मानत मिल जाने से भी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती है। कन्विक्शन तो उनकी है, जब तक वो कन्विक्शन जो है उनकी वो अदालत के फैसले से दूर ना हो जाए कि वो गलत है, तो वो स्टेटस तो उनका रहता है। ये तो हम सबको पता है आमिर साहब कि वो मतलूब है अदालतों को, और दूसरे अल्फाज में मैं इश्तिहारी कहूँगी, जो सब जगहों पे ये एक
खास लफ्ज़ चल रहा है, वो आएंगे, मुकदमात का सामना भी करेंगे, मगर मेरे जहन में बार बार ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमारे कायद के लिए जब तक पाकिस्तान के अंदर जीरो रिस्क नहीं हो जाएगा हम उन्हें पाकिस्तान नहीं आने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा आने नहीं देंगे। कौन सा तो जब वो अगर उन चीजों में, इन बातों की रोशनी में देखा जाए, अगर वो आते हैं तो अगर वो जीरो खतरात नजर आते हैं तो फिर जाहिर है उस पर हम भी शक करेंगे। पीपल्स पार्टी पहले ही शक कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके जरिए लाया गया है, और उनकी देखा जाएगा अगर उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट मिली जाएगी या उनके लिए राहवार की जाएगी तो फिर लगेगा कि ये वो डील के जरिए वापस लाए गए हैं। पार्टी को भी शामिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उनका मौका भी ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैसल करीम साहब, थैंक यू सो मच आपकी वक्त। जी कुंडी साहब, एक तो हमें एक कंफ्यूजन पीपल्स पार्टी के हवाले से रहता है कि ये बहस ख़त्म ही नहीं होती है कि कभी 3 महीने के अंदर इलेक्शन का आप कह देते हैं, कभी 5-6 माह का कह देते हैं, कभी ये आ जाता है कि जी कानून में जो तब्दीली गई है इलेक्शन कमीशन के वो उसकी वो मुकद्दम है और आईनी जो रिक्वायरमेंट है 90 दिन की वो नहीं है, कभी ये रिवर्स हो जाता है। तो आज लेटेस्ट बिलावल साहब ने जो कहा है कि ये दोबारा स्टेटमेंट जो दी हुई है कि आईनी तकाजे की तशरीह आप क्या करते हैं, ये 90 दिन है या ये 6 महीने हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मतीन साहब, ये तो आइन की तशरीह आप खुद करें जिस तरीके से करते हैं। ये तो अब लेटर मूड पे ये कि वो मौलवी का फतवा है, जिससे कौन सा फतवा आपको चाहिए उसी तरह से आइन से आप वो आर्टिकल निकाल लें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो डिलिमिटेशन जो इस वक्त है ये लेजिस्लेशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 90 डेज इलेक्शन कहती है। अगर हम सीटें बढ़ाते तो फिर 90 डेज की बात 90 डेज से ज्यादा की बात होती, लेकिन अब सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं और डिलिमिटेशन का प्रोसेस 90 डेज के अंदर हो सकता था, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखें डिलिमिटेशन हुई है, ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, और ये डिलिमिटेशन अभी तक प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। हक तो यह था कि प्रोसेस शुरू हो गया होता, लेकिन हम आज भी उस सब चीज़ को छोड़ दें। क्या आपको पता है कि इलेक्शन कब होने? मुझे तो नहीं पता इलेक्शन कब होने। अगर आपको डेट पता है इलेक्शन की तो आप हमें भी बता दें। इस वक्त जो है बिल्कुल अंधेरा है इलेक्शन की डेट के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट दे दे, उसके ऊपर फिर बाद में हम डिबेट करेंगे कि आइन के मुताबिक क्या नहीं है। लेकिन अभी तो सिर्फ ये मफरूजा है कि जी सेनेट के इलेक्शन से पहले जो है शायद इलेक्शन हो जाए, और अगर खुदा न खासा न हुए तो फिर तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि पहले आप इलेक्शन की डेट दे दें और उसके बाद फिर हम डिबेट करें क्या करना है। ये तो अब आपका ये बयान आया है, मगर ये आपके समेत मुतअद्दिद लोग ये कहते रहे कि मरदमशुमारी की जो शिक है फरवरी से पहले ये मुमकिन नहीं है, और अगर मरदमशुमारी होगी उसको एक्सेप्ट जैसे कर लिया गया तो फिर वो वोटर लिस्टें भी बननी है, तो वो वाली भी स्टेज आती है। तो ये पहले वाला स्टांस फिर आप ये इस हद तक तो कम अज़ कम कहेंगे कि वो आपकी जो तशरीह थी और बार बार बयान दिए जाते रहते वो गलत थी? नहीं, तशरीह मैंने नहीं करनी, तशरीह आइन ने करनी है। आप आइन को देखिएगा, आइन क्या कहता है। 224 के तहत आइन ये कहता है कि आपने रेजुलेशन कराना है, और उसके बाद जो है ना आपने जो है लेजिस्लेशन जो है वो डिलिमिटेशन जो है वो लेजिस्लेशन के साथ मौजूद है। लिहाजा अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, आप देखें आपकी 24 करोड़ आबादी हो गई है, आप सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हक तो है कि आप कौमी असम्बली की सीटें बढ़ाते हैं, सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाते हैं, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं थी और हमने जो है वो सीटें नहीं बढ़ाई, और हम सिर्फ जो है वो डिलिमिटेशन है। तो डिलिमिटेशन जो है वो 90 डेज के प्रोसेस से पहले हो सकता था। हमने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इसको जो है इसको जल्दी करें, आपने पिछले साल भी डिलिमिटेशन कराई है, तो आपके पास सब कुछ उस पर जो है वो तैयार पड़ो है, और आपने सिर्फ वोटर के 5% के ऊपर नीचे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लिहाजा हम कहते हैं कि इस हमारा मुल्क जो है वो एक एटमी मुल्क है, और एटमी मुल्क जो है वो एडॉक पे नहीं चल सकता है, न 3 महीने एडॉक पे, न 6 महीने के एडॉक पे। लिहाजा हम कहते हैं कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट आए, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। कुछ साहब, मैंने और आपने सही कह रहे हैं कि तशरीह नहीं करनी, मगर ये इसी एटमी मुल्क के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने ये जो उनका बयान जो आया था कि मरदमशुमारी के साथ ही जो है ये उसके बाद ही ये इलेक्शन की तुक बनती है, और उसके बाद फिर बिलावल साहब ने ये कहा कि उनसे जिससे तासुर हुआ कि वो एग्री नहीं करते हैं कि 90 दिन के अंदर जो आइनी रिक्वायरमेंट है वो है। सो ये सारा कन्फ्यूजन फैलाया तो आपके अंदर पार्टी के अंदर मुतज़ाद किस्म के जो बयान आता है उससे आम आदमी को कंफ्यूज किया गया है। हमारा कंफ्यूजन नहीं है, ये पार्टी का कंफ्यूजन नजर आता है। इलेक्शन कमीशन को जो है इस काम को स्पीड अप करना चाहिए था, स्टाफ बढ़ा लेना चाहिए था, चीजें होनी चाहिए थी और उसके बाद होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सवाल फिर यही है कि इलेक्शन कब होने हैं? हमें तो आज तक इलेक्शन की डेट नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली, किसी को नहीं पता। लिहाजा हम यही शायद खुदा न खास्ता
कल आप जनवरी में कह दें कि जी क्या पता अगर आधी सेनेट हो और आधी ना हो तो फिर क्या करेंगे। देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस्लामाबाद में चल रही है, कोई कहता है 1.5 साल की निगरान हुकूमत है, कोई कहता है 2 साल की है, कोई कहता है 6 महीने की है। जिस तरह पहले 7 वज़ीर आज़म फिर रहे थे, 3 ने तकरीरें तैयार की हुई थी कि हम वज़ीर आज़म बन रहे हैं, इसलिए शेरवानी सिलवाई हुई थी। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन की डेट है ताकि हम जो है उसके ऊपर इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर सकें और जो है अपने कैंडिडेट्स भी फाइनल कर सकें। मैं एक और बात जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आज बिलावल साहब की स्टेटमेंट आई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इससे उनकी क्या मुराद है, क्या उनको तशवीश है? देखिए तशवीश तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखें जब इलेक्शन की डेट नहीं आ रही उसमें बहुत सी तशवीशें जन्म लेती हैं कि इलेक्शन की डेट नहीं आ रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है हम कहते हैं, हम यही कहते हैं कि इक्वल प्लेइंग फील्ड में सब हर किसी को इलेक्शन लड़ने दें। नहीं, इलेक्शन जो लेवल प्लेइंग फील्ड जब कहते हैं कि नहीं मिल रही तो उससे सब्सटेंटिव किस्म का क्या तशवीश है कि क्या ऐसा काम हुआ है जिससे आपको और बिलावल साहब को ये लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही? हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, इलेक्शन को जो है शायद जो है वो लटका दिया जाए और आगे लंबा कर दिया जाए, इसलिए हम ये कह रहे हैं। बाकी चीज इसमें नहीं है और बाकी जो भी और चीजें हैं जो हमारी डिस्कशन होनी है परसों सीसी में इंशाल्लाह जुमेरात को रात को जो है तमाम जो हमारा लाइमल है फ्यूचर का आपको मुझको भरोसा। वो जो और चीजें हैं वो हमारे से भी कुछ शेयर कर सकते हैं आप कि और चीजें क्या हो सकती हैं? देखिए तो हमने सब ने जाके हमारी सीसी की मीटिंग है, सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, सब ने अपने जो है उस पर बात करनी है और उसके बाद ही सारा कुछ जो है जो पार्टी पॉलिसी है वो आपके साथ जुमेरात को रात को इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कुंडी साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख भी अनाउंस हो गई है। उनकी वापसी को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर एक चैलेंज देख रही है? क्योंकि आप लोगों की लीडरशिप तो पाकिस्तान में थी और नून लीग की तरफ से इंतजार था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर हम वो सब कुछ कर जाएंगे जो किसी ने नहीं किया। तो कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका वापस आना? देखिए हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारे लिए जो चैलेंज है, हमारे जो मुकाबला है वो गुर्बत से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है और जो है मियाँ साहब आए हम उनको वेलकम करते हैं। अब उनकी लीगल टीम ने भी इस पर मशावरत करनी है, उनकी बेल भी वोट जो भी प्रोसेस वो करेंगे, आना चाहिए और इलेक्शन कैंपेन अपनी पार्टी की रन करें, उनका जमहूरी हक है। नहीं, लास्ट टाइम इस पर पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी हाल ही में बिलावल साहब जब ये कह रहे थे कि हमारे जो पीडीएम के पार्टनर्स हैं वो इलेक्शन से दौड़ रहे हैं, वो सहमे हुए हैं, तो अभी भी आपको लगता है वो सहमे हुए हैं कि नहीं सहमे हुए? देखिए हमें ये पता नहीं है कि सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं। देखिए अगर आप देखें हमारे पीएमएलएन के दोस्त हैं या जेयूआई के हैं या बाकी जमातें हैं, जब वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स हैं वो कह रहे हैं जी अगर फरवरी में इलेक्शन होगी, हम कहते हैं फरवरी की बात नहीं, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसको फॉलो कर लीजिए और मैं समझता हूँ कि फॉलो करना चाहिए और जो भी चीजें हैं इसको देखना चाहिए और इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं भागना चाहिए बल्कि लोगों का सामना करना चाहिए, अपना मैनिफेस्टो लेकर जाना चाहिए आवाम के पास और वो जिसको भी आवाम वोट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके हमें टाइम देने का। थैंक यू सो मच। आपको समझ आई है? मुझे वो कंफ्यूज नजर आए कुंडी साहब, नहीं वो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज है, टीवी के एंकर कंफ्यूज हैं और हम बड़ी क्लैरिटी हमारी रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का है और हमने तो कोई ऐसा ही किया ही नहीं। तो इंसान सोचता है कि जनाब ये क्या, वो आपकी आंटी मुझे आजकल बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरी आंटी आप जबरदस्ती नाम को बनाए, मेरी आंटी नहीं है कि वो कही जा रहे हैं कि जी वो ये हमारा वो है आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, तो वो सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा जो ये कानून जब CCI की मीटिंग का वो करवाया गया जी मतलब हमारी बड़ी ज़रूरी है, फिर उसके बाद कैबिनेट में अप्रूव किया कि इलेक्शन तभी पॉसिबल हैं कि ये क्योंकि आईनी शिक्का है और बाकायदा ये हमारे साथ एंकर्स के साथ ये लड़ाइयाँ करते थे जो है इनके लीडर्स कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये कितना ज़रूरी है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वंस वो एक्सेप्ट कर लें आप अगर सेंसस का नतीजा तो फिर मरदमशुमारी के साथ वो आपको हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी और फिर कुछ ने कहा हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, फिर वोटर लिस्ट ही बनेंगे जिसके लिए और 2 माह चाहिए। ये सारा कुछ करवाने के बाद अब वो कह रहे हैं कि उनके मुताबिक आइन की तशरीह जो है वो 90 दिन है
और वो कह रहे हैं हमारा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका कंफ्यूजन। मैं एक तो प्रोड्यूसर साहब मैं तो आपसे चाह रहा हूँ कि आप मैं भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी गुफ्तगू के दौरान जरा सोशल मीडिया पे बहुत बेस्ट चल रही है कि ये आंटी कौन है, वो आंटी भी साथ साथ दिखाते रहे आप, लेकिन आमिर साहब मेरा सवाल आपसे, सुनवाई नहीं जा सकती, हाँ सिर्फ दिखाया जा सकता है उनको, वो आंटी भी जरा सामने लेकर आए स्क्रीन पे। आमिर साहब लेकिन मेरा सवाल यह है कि कुंडी साहब ने आपसे कहा कि जी आप कंफ्यूज ना हो, मेरा उनसे सवाल था मगर वक्त उनके पास कम था। खैर कंफ्यूजन तो बाप बेटे के दरमियान भी है, जरदारी साहब कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कंफ्यूज आप ना हो, मगर घर के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिलावल साहब की एक अलग नहीं, आज उन्होंने वो मजीद कंफ्यूजन में ये कल परसों ये बयान देने के बाद आसिफ जरदारी साहब ने कहा, फिर इन्होंने उसके मुतजाद बयान दिया, तो आज फिर उनकी आई हुई थी बिलावल साहब की एकदम के जनाब नहीं ये मरदमशुमारी के साथ जो है 90 दी, वो कह रहे हैं कि मरदमशुमारी 90 के दिन के अंदर जो है ना हल्का बंदियाँ कर लें, वो जाहिर है वो पॉसिबल नहीं है कि वो 54 दिन का तो वो इलेक्शन का ही प्रोसेस है, महीना तो वो गुजर गया, तो कब नहीं हल्का बंदियाँ होंगी और कब ये वाला होगा ये पॉसिबल नहीं है। खुद ये कहते रहेंगे 2.5 महीने मिनिमम उसमें चाहिए, तो इसलिए ये फरवरी के इलेक्शन का। पर मुझे जो समझ आती है, जो ये वो बड़ी खूबसूरती से मान भी गए टाल भी गए, कुंडी साहब ये कह गए कि और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से तशवीश है, वो सी में बात करेंगे, पर जो क्लियरली नज़र आ रहे हैं जिनसे उनको मसाइल हैं, वो एक तो ऑफ कोर्स जो है ये होगा कि ये जो खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और ये जो पहले कहा जा रहा था कि बिलावल साहब नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे, और अब ये जो बात चला दी गई है कि शायद जी नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो आएंगे, तो ये एक उनको लग रहा है कि लेवल फ्लाइंग फील्ड नहीं है, ये जो पेंडुलम है उसकी स्विंग उस तरफ होना शुरू हो गया, रॉन्ग साइड ऑफ दी जो है ना पॉलिटिक्स जो है ना उसकी स्विंगिंग शुरू हो गई है। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो सिंध के अंदर आ रहा है। 15-16 साल से इनकी तवातर के साथ गवर्नमेंट चल रही है, इनकी ही गवर्नमेंट रही हुई है, और ये तीसरा टेन्योर था जो इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। आप देख रहे हैं 2008 से लेके अब तक ऑनवर्ड इनकी हुकूमत रही है, और दरमियान में जब निगरान हुकूमतें भी रही हैं, इनकी मर्ज़ी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी मर्ज़ी के IG रहे हैं, इनकी मर्ज़ी के वो, अब वो मर्ज़ी इनकी नहीं चल रही। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी जो बार बार कहा जा रहा है कि कोई 800,000 बंदों की जो लिस्ट है जिनके ऊपर क्रैक डाउन होना है, जिनके ऊपर बहुत ही जो है इल्ज़ामात हैं, बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हैं, कब्ज़ों के इल्ज़ामात हैं, और बेताशा किस्म के इल्ज़ामात हैं, उनकी एक लिस्ट बन गई हुई है। और दूसरा वहाँ पे इनके बहुत सख्त जो अफसरान जो तैनात किए गए हैं उनके ऊपर ये एतराज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे राजा रिफत साहब को IG वहाँ पे लगाया गया है। वहाँ पे ये था कि पीपल्स पार्टी ने जो पूरे सूबे के अंदर एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसकी वजह से यही हमेशा इलेक्ट होने थे। जो ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, उसके ऊपर छोटा सा जवाब चाहिए। परवेज़ रशीद साहब नून लीग के लीडर, रहनुमा कह लें जो भी है, एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं कभी भी वज़ीर ना बनता, और जो तारीख़ हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है उसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कहना है परवेज़ रशीद साहब का। परवेज़ रशीद साहब एक दानिश्वर आदमी है, और वो इस बात में कोई मैं उनके कोई उनसे बहस तो नहीं कर सकता। बिल्कुल वो है, हमारा तालीमी निज़ाम के अंदर ये वाली बहुत ख़राबियाँ हैं और वाकई वो अप टू डेट नहीं है, तो इसके साथ में इख्तलाफ मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इन इख्तलाफात और इन जो रोशन ख्याल ली की जो उनकी अपनी हुकूमत के दौरान कोई पॉलिसी भी बन जाती, कोई इनकलाबी ले आते तालीमी निज़ाम और इनकी कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स कर देते तो मैं बड़ा खुश होता। ये जाते जाते जो पहले का भी सत्यानाश करके गए हैं तालीमी निज़ाम का, HEC को जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कर रहे थे, और वो इनके अपने शाइख खान अब्बासी के बकौल जो 1 करोड़ 2 करोड़ लेके ये जो 20-22 यूनिवर्सिटियाँ बना के जा रहे थे, तो वो तालीम का अगर इतना ये वाला अगर इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाता इनके ख्यालात का, इनकी पॉलिसीज में, तो मैं ज़्यादा इनका मोहतरम। चलिए ठीक है, अभी ब्रेक की तरफ चलते, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इदारों की बर्बादी की दास्तान तो आप लोगों के सामने रखेंगे, मगर जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और शायद मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं, उनको बिजली के बहुत बड़े बड़े झटके देने का फैसला कर लिया गया। ब्रेक से वापस आकर डिटेल शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, ये फैसला तो अच्छा है कि जी इदारों की निजकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि कहा गया कि पूरी ताकत लगा के जो इदारे हैं उनको निजकारी उनकी की जाएगी। लेकिन ये जो PIA जैसे मामले हैं, ये जो सफ़ेद हाथी हम लोगों ने पाल रखे हुए हैं, इनका भी तो कुछ होना चाहिए ना जी। अगर आप कहें कि पाकिस्तान की मुआशी अबतरी के अंदर सिंगल लार्जेस्ट फैक्ट जो रहा हुआ है, जिसकी वजह से हम इस मुआशी बहरान में पहुँचे हैं, वो हमारा इन इदारों को, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जिसे कहा जाता है, कि ये जो सरकारी इदारे और ये कॉरपोरेशन जो हैं, इनको ना हम ठीक कर सके, ना इनको हम बेच सके, ना इनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकी। इनका सत्यानाश जो हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ। और ये अब की कहानी नहीं है, 20, 25, 30 साल की कहानी आ रही है कि इनकी खराबी पिछले 20-30 साल से, कि ये स्टील मिल, ये पीपल्स PIA, ये रेलवे जो है, ये कामयाब थे, दुनिया के मॉडल थे। PIA फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा मॉडल था कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना हमारा पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और मिडिल ईस्ट की जो आज बड़ी बड़ी ये जो हैं, आप देखते हैं एमिरेट्स और इत्तेहाद और सऊदी एयरलाइंस, ये पाकिस्तानियों को बुलाया जाता था, PIA वालों ने जाके इन्होंने सेटअप की, ये इनके अंदर ये हमने बनाई। अब वो कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ गिर के रह गए हैं। और ये इसका हर साल एक ही स्टोरी रहती है, एक रिपीट हो रही है, एक ट्रेजेडी है जो कि रिपीट होती जाती है कि जी अब वो नहीं चल सकता, आज 25 अरब रुपये दे दें, आज 50 अरब रुपये दे दें, 100 रुपया अरब दे, वो दे के हम ब्लीडिंग टू डेथ, कि वो 1000 कट्स ना रोज़ एक टक लगता है, टक लगा के इनको बचा के पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इस दाने तक पहुंच चुका हुआ है। तो ये सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। जो आप देखें बरतानिया जो है, बरतानिया की जो इस तरह की हुई, तो वो जो आयरन लेडी मार्गरेट थैचर का कहा जाता था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यही किया था कि तमाम जो इस तरह की खसारे में जाती थी उनसे जान छुड़ा ली थी। तो यहाँ ये प्राइवेट कमीशन बने हुए कोई 20-25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए बल्कि, मगर ये वो नहीं कर पा रहे, एक छोटा मोटा भी नहीं किया था। हाँ, स्वाय 1-2 बैंकों के कहीं भी कामयाब नहीं हुई। और जो बैंक किए गए हैं वो बड़ी तरक्की की, वो एक मिसाली किस्म के हुए हैं। वो बिल्कुल बैठे हुए बैंक जो है, वो बैंक खड़े हो गए हैं ना, गवर्नमेंट को वो अपना खसारा पूरा करना पड़ता है और साथ में वो ग्रोथ दे के नौकरियाँ भी, बेरोजगारी का भी कम कर रहे हैं और मुनाफा भी आ रहे हैं जो घूम फिर के खजाने के अंदर आता है टैक्सेस की सूरत में। तो ये एक वो कहानी, उसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ। खास तौर पे आज हम बारी बारी सब पे ही बात करेंगे, PIA पे खास तौर पे करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि PIA जो है, ये अभी लेटेस्ट जो है वही पुरानी स्टोरी अगेन एंड अगेन। इसके वजारत हवाबाजी ने अब हुकूमत से दोबारा 23 अरब रुपये मांग लिए हैं कि जनाब ये फौरी तौर पे हमें पैसे दिए जाए, वरना ये ऑलरेडी ठप हो गई है, बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। और ओवरऑल जो PIA के कर्जे और वाजबात जो है वो 1 खरब 977 अरब रुपए पहुंच गए हैं। मतलब तकरीबन 2 खरब रुपए जो है ना इसके लॉसेस PIA के ही बढ़ चुके हुए हैं, क्यूमुलेटिव लॉसेस जो हैं। और लीज की अदायगी ना होने के बाद पहले ही 5 त्यारे जो है ना हमारे ग्राउंडेड हो गए हैं और फंड्स ना मिले तो ये वो कह रहे हैं कि मरम्मत के इंतजार में स्पेयर पार्ट्स खरीदने तक के पैसे भी नहीं रही हैं। 4 त्यारे ऑलरेडी मजीद जो है ना उनको ग्राउंड करने पड़ जाएंगे। तो ये एक बड़ी खौफनाक। लेकिन आमिर साहब ये भी तो कहते हैं कि जी रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है। जरा आप ये इसकी जो बाकी तफसीलात हैं इनकी कि ये सफरी खिदमात करती है, ये जरा पढ़ दें और भी, ताकि इसका पहले स्टेट ऑफ द अफेयर्स हम बयान कर दें, उसके बाद इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमारे लिए शर्मनाक ये है कि जिन जगहों से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसमें रियाद शामिल होता है, दमाम है, जद्दा है, इन्हीं के ऊपर आके उन्होंने इसको बताया कि जी इंटरनेशनल ऑपरेशंस मुतासिर होंगे अगर हमें 23 अरब रुपए ना दिए गए। इन 3 जगहों की जो फ्लाइट्स हैं ये बंद होने का इम्कान है और पाकिस्तान का जो लेबर तबका है वो सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर हमें नजर आता है। लेकिन वो ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि जी रीस्ट्रक्चरिंग हम कर देंगे PIA के, मगर उसमें 8 महीने लग सकते हैं, ये बड़ा लेंथी मामला है सारा। फिर वो कहते हैं कि जी नेशनल और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उनके भी बकायाजात हैं जो कि वाजिबुल अदा है। मगर ऐसा लगता है कि आमिर साहब हम PIA की स्टोरी नहीं बता रहे, एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो इतनी गहरी दलदल में है और उसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि जी करना क्या है। मजेदार बात यह है कि तबाही है, बर्बादी है,
नए मुलाजमीन भर्ती करने के फैसले फिर भी किए जा रहे हैं। ये अलमी है। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मजीद क्यों इस तरह किया जा रहा है कि ऑलरेडी फॉर एग्जांपल लंदन की मिसाल ले लें आप, वहाँ पे हमारी कोई फ़्लाइट नहीं अब लंदन में रह गई है, मगर अभी भी पता चलता है वहाँ जो मैनेजर्स रखे हुए हैं उनको हज़ारों पाउंड के अंदर हम तनख्वाह दे रहे हैं, बड़े एक्सपेंसिव हैं। इवन जो ब्रिटिश एयरवेज़ या बाकी जो लोगों की जो वहाँ पे तनख्वाहें हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान के ये मैनेजर्स वगैरह तनख्वाहें ले रहे हैं। और कोई अभी कई अर्सा हो गया है कि हमारी लंदन की हो गई हुई हैं, अमेरिका की कैंसिल हो गई हुई हैं, और ये तमाम जो रूट्स हैं, जो तरीक़ाकार ये होता है कि हम जितने रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होता है कि हम अगर बरतानिया को अपने जितने रूट्स देते हैं लोकल, उतने ही वो हमें देते हैं। हमारी सूरत हाल ये हुई है कि हमारे जहाज़ ग्राउंड हो चुके हुए हैं, तो हमने आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक होता था, अब छोटे शहर भी इसके अलावा जो है फ़ौरन उनको देने पे मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे से यहाँ लोकल रूट्स के ऊपर भी वो चला रहे हैं, दूसरे शहरों में भी चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जहाज़ ही नहीं है। कभी हम टर्किश एयरलाइंस को ले आते हैं, कभी हम वर्जिन एयरलाइन को ले आते हैं, तो इस तरह के मुख्तलिफ वो सूरत हाल है कि लोगों को बहरहाल ये फैसिलिटीज़ चलते हैं। और लोगों के लिए इतनी मुश्किल है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स ना होने की वजह से अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, तो वो हर कोई 8-8, 10-10 घंटे का उसको एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है। कोई दुबई जाता है, कोई कतर जाता है, तो उन शहरों से होते हुए अबू धाबी से यहाँ पाकिस्तान पहुँचते हैं, ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, टिकटें भी महंगी मिलती हैं और सफ़र का भी हुआ। सो ये एक पूरी आपकी इकोनॉमी के लिए एयरलाइंस बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो अब ये वाला एक पूरा मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मज़ीद नौकरियाँ कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ आमिर साहब, जरा सोचिए, चलाने के लिए हमारे पास जहाज नहीं है, तैयारे हमारे ग्राउंड हो रहे हैं, 23 अरब रुपए फौरी तौर पे दरकार है, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर इन्होंने नई एयर होस्टेस हैं वो भर्ती करनी है, नए पायलट्स हैं वो भर्ती करने, बैठ के वो करेंगे क्या? क्यों भर्ती हो रही है? पहले ज़रा मैं बता दूं कि ये करने जो जा रहे हैं इसकी स्टेट ऑफ अफेयर्स ज़रा मजीद इसके कुछ पॉइंट्स की है। ये इसकी सफरी खिदमात जो है ना पहले के मुकाबले में सिर्फ 3% रह गई हैं और खसारे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्योंकि सालों से बदइंतज़ामी, करवा परवरी और ये माली खसारे जो ये चल रहे हैं, तो बहस हमेशा यही रही कि जब भी स्टील मिल की, PIA की इनकी बात की जाती है कि जनाब इनका कुछ ना कुछ इनका निज़ाम दुरुस्त करना पड़ेगा, तो ये बहस रहती कि आया इसको बेच दिया जाए, क्या इसको पार्शली बेच दिया जाए, या इसको बेचने के ऊपर भी ये बहस रहती है कि इसको पहले ठीक करके इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करके बेचा जाए या इसी बुरी हालत में बेच दिया जाए। इंडिया ने तो फॉर एग्जाम्पल ये पहले उन्होंने भी कोशिशें करते रही, उनको भी 63 साल लग गई है फैसला करते हुए, आखिर में उन्होंने कहा जी ये 100% ले लें, हमारे पास ये वो तो 63,000 करोड़ कहते हैं, कलबन 63 अरब रुपया बनता है, मेरा ये ख्याल है। तो उन्होंने कहा जी हम इसको बस जान छुड़ाते हैं इसे, और 18 रुपए के अंदर उन्होंने ना भेज दिया। अच्छा। या इट कैन बी 180 अरब, मुझे थोड़ा सा ये उनके जो सिफरे हैं ना करोड़ों के अंदर, उससे कन्फ्यूज थोड़ा सा हो जाता हूँ मैं। तो ये अब ये यहाँ भी ये सवाल है कि पहले हमारे यहाँ भी ये बहस थी कि जितनी बुरी हालत में नहीं है, तो हमने इसको पहले 2 हिस्सों में PIA को डिवाइड कर दिया कि इसके जो प्रॉफिट मेकिंग के हिस्सा है उसको अलहदा कर दिया और लॉस वाला अलहदा कर दिया। क्योंकि जब बेचने जाते हैं तो पहला सवाल आता है कि इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर जो वाजपात हैं, क्या उसके साथ कौन खरीदेगा? बिल्कुल भी कोई नहीं खरीदेगा। तो आप वाजपात गवर्नमेंट ले लें कि हम खुद इसके दे लेंगे, तो इसका जो अच्छी बात है तभी कोई खरीदने आएगा कि अगर वो उसको नज़र आएगा कि मुनाफा है। लोग इन्वेस्टर करते हैं, जो आपका जो भी इसको खरीदने आएगा इन्वेस्टर होगा, वो देखता है कि उसने भी अगर उसके अंदर उसको मुनाफा है, नुकसान उठाने के लिए तो कोई नहीं आता। तो इसलिए आप ये फैसला करना पड़ता है कि आप इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे या इस तरह बहेंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो भी करना है अब कर लिया जाए। वो ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर दूसरा सवाल आ जाता है स्टाफ का कि हमारे यहाँ बेताशा दफ़ा ये रुका, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में अदालतें भी आ जाती हैं कि आपने स्टाफ का क्या करना है, क्योंकि यूनियंस हमेशा अपोज करती हैं। वहाँ पे हज़ारों ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका कोई काम नहीं है, कि कुछ नहीं है, तो जी निकाला ना जा सके। बड़े बोगस मुलाजमीन भी हैं, तो वो फिर उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ जायज़ होते हैं, कुछ नाजायज़ होते हैं।
तो इस तरह की जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो फिर ये देखना पड़ता है इनको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, क्या एक जो ऐसा तरीकाकार निकाला जाए जिससे कि तमाम चीज़ों की बाहमी सलूशन निकले, कि उसके अंदर वर्कर्स की भी तसल्ली हो, उनके जायज़ मजालबात भी कर ली जाए, जो ख़रीदने वाला है उसको भी कोई मुनाफे का पहलू नज़र आए, और जो बेचने वाले हैं उनके लिए यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, उनको भी एक अच्छी डील मिल जाए कि इन वाजपात लाइबिलिटीज़ नुकसानात से भी जान छूट जाए, पिछले भी और मौजूदा भी, और कोई मज़ीद आने वाले सालों में अगर सर्विस भी बेहतर होती है और मुनाफा भी अगर आता है वो तो बहुत ही एक आइडियल है। हाँ। तो इस तरह के मसाले मौजूद हैं। मैं बता रहा हूँ जिस तरह बैंकों के अंदर फॉर एग्जांपल हबीब बैंक या UBL एक बड़ी अच्छी आइडियल डील थी कि जिसके अंदर वर्कर्स के इसी तरह ही वहाँ भी ये प्रॉब्लम्स थे, मगर दरमियान में एक रास्ता निकाल लिया गया था जिसके साथ जिससे कि वर्कर्स की भी तसल्ली हो गई, ख़रीदने वाले की भी तसल्ली हो गई, और रियासत पाकिस्तान ने वो खसारे वाला बैंक से भी जान। मैं अभी ब्रेक की तरफ चल रही हूँ, लेकिन आमिर साहब आपने बातें बड़ी खूबसूरत की हैं PIA के इस हाथी को लेके। मैं कहूँगी मुर्दा हाथी है ये सफ़ेद हाथी नहीं, मुर्दा हाथी है जिसको कफन पहनाने के लिए हर बार पैसे मांगे जाते हैं और फिर हर आने वाली हुकूमत इसके ऊपर सिर्फ आंसू बहाती है, करती कराती कुछ नहीं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो मैंने पहले भी बताई आपको कि बिजली के झटके लगाने की गवर्नमेंट ने तैयारी कर लिया। सारे जितने भी चोर हैं, अब ये बिजली के झटके सिर्फ चोर जो बिजली चोरी करते हैं सिर्फ उनको नहीं लगेंगे, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी लगेंगे। ये झटके बहुत बड़े बड़े झटके हैं। ब्रेक से वापस आके आपके साथ शेयर करूंगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, सारे चोर पकड़े जाने चाहिए क्योंकि इन चोरों की वजह से जो है ना आवाम की बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बिजली का क्रैकडाउन हो रहा है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं शेयर करना मैं सिर्फ आप उससे पहले सिर्फ एक नाज़रीन को बता दूं कि हमने अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग या इसका सलूशन निकालने की बात की, तो हमने PIA के जो पीपल्स यूनिटी के जो यूनियन के सदर हैं हिदायतुल्लाह खान साहब, उनको बुलाया हुआ था, उन्होंने कमिट भी किया था, मगर वो बिल्कुल जब उनको पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना था तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और वो भाग गए। मैं यही कहूँगा भाग गए कि हम चाह रहे थे कि उनका क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी जो इशू रहता है वो वहाँ की ओवर स्टाफिंग और यूनियन, और ये इन लोगों की शिकायत होती है कि जनाब हमारा क्या बनेगा। तो मैं चाह रहा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता, वो कोई अगर मैंने भी कोई चीज़ गलत कही है, गलत बयानी की है या फैक्ट्स मेरे कमज़ोर हैं तो वो मुझे दुरुस्तगी भी कर देते हैं और वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देते हैं कि वो उसके मुतालिक क्या करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो भाग क्यों गए हैं, उनको कमिट करके उनको पहले इनकार कर देना चाहिए था कि मैं नहीं आया। मेरा ख्याल कि वो उनको नुमाइंदगी करनी चाहिए थी अपनी वर्कर्स की और यूनियन की। बहरहाल ये हमारे ये ऑफर फिर भी दोबारा कोशिश करेंगे अगली दफ़ा उनको कि वो देना चाहें तो हम भी आर ओपन टू दैट। अब आप बिजली का ये जो तमाम क्रैकडाउन चल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था। जरा पढ़ देंगे अब हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो गवर्नमेंट की सतह पे फैसला हुआ है बड़ा ही काबिल तहसीन फैसला है कि बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा। जो सालाना चोरी आमिर साहब वो 589 अरब रुपए की होती है और इसमें वापडा और डिस्कोस के मुलाजमीन हैं जो खास तौर पे मौजे करते हैं, यानी कि 8 अरब से जायद की बिजली है जो मुफ्त ये इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि सरकारी अफसरान, सरबराहान और जजेस की मुफ्त बिजली के आदादो शुमार अभी तक मुयसर नहीं आ सके। अच्छी बात यह है कि 6 दिन के अंदर 369 ऐसे बिजली चोर हैं जो कि अरेस्ट कर लिए गए हैं। 16 करोड़ 20 लाख रुपए इन बिजली चोरों से वसूल कर लिए गए हैं, ये क्लेम करता है सेक्रेटरी पार्ट डिवीजन। और ये कहते हैं कि 6 दिनों के अंदर बिजली चोरी के 6215 ऐसे केसेस हैं जो पकड़े गए हैं, यानी कि घेरा जो है वो अब तंग होता हुआ नजर आ रहा है। सारे के सारे शिकंजे के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक अरकान असेंबली भी जो है वो बिजली चोर है। जी, बात यह है कि बिजली से तो बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसला नहीं है। महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, यही 3-4 बड़े मसले हैं ना, बेरोज़गारी डालें। तो ये बिजली जो महंगी है तो ये जो तफसीलात थी उसकी कि क्यों महंगी है,
आम आदमी इस पे गौर नहीं करता था और हमारा मीडिया भी उसके ऊपर इसकी स्पेसिफिक्स में नहीं जाता था। हम कोशिश करते रहे हैं कि बताने में, लोग कहते थे जी ये क्या आप शकील गुफ्तगू कर देते हैं कि इसके अंदर टेक्निकल गुफ्तगू आ जाती है कि ये LNG की ये हो गई, ये जहाज़ ख़रीदे गए नहीं ख़रीदे गए, कि जी कैपेसिटी चार्जेस IPP, ये बड़ी टेक्निकल। पर अच्छी बात ये है कि जब सर पे पड़ी है तो लोग बड़ा स्पेसिफिक में इंटरेस्टेड होते हैं कि जनाब ये क्यों बढ़ी है, महंगी है। बाकी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है अगर तो वो ख़राबियां हैं तो इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। जो हमारी मैन मेड इश्यूज़ हैं, जो हमारी अपनी नालायकी, करप्शन, चोरी की वजह से जो बिजली महंगी है, उसकी बहुत एक तकलीफ देती, और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का एक फेलियर रहा हुआ है कि ये हुए जा रहा था। बाकी जो कि हमारे हाथ से बाहर चीज़ें थी वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुनिया भर में हमारी ज़्यादातर बिजली जो है हाइडल सबसे सस्ती होती है, कि फ़र्क कितना है कि वो 6-7 रुपए की पर यूनिट बनती है, तो ये 30 से लेके 45-50 यूनिट तक जो है ना ये फ्लक्चुएट करती रहती है बिजली के यूनिट, जो हम गैस से बनाते हैं, पेट्रोल से बनाते हैं, फर्नेस ऑयल से बनाते हैं या बाकी चीज़ों से बनाते हैं, LNG से बनाते हैं। तो वो कई दफ़ा इंटरनेशनली LNG या पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर से मंगवाते हैं, तो वो हमारी महंगी करनी पड़ती है। दूसरा ये होता है कि अभी हाल ही में ये पिछले जो 1-1.5 साल 2 साल में तो हुआ कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे, डॉलर ही नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो हमने ये समझा कि इसको नालायकी कह लें या एक कह लें कि एक क्रूएल्टी कह लें, कि एक बेसी कह लें हुकूमतों की। उन्होंने कहा अच्छा गर्मी में लोगों को चाहे मरने दो, तड़पने दो, हम बिजली बनाते ही नहीं हैं, बिजली क्योंकि ख़रीद नहीं सकते हैं, ये डॉलर जो है। और मज़े की बात यह है कि कुछ जगह तो वो डॉलर चाहिए थे, बड़े ज़रूरी थे कि रियासत को चलाने के लिए। और कई दफ़ा वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको सब्सिडीज़ देने में, IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देने में इनको जा रहे थे, उनके नहीं रुक सकते थे। हाँ, आम आदमी को वो बिलों के अंदर भी ठोका जा रहा था और उनको बिजली लोड शेडिंग के अंदर भी किया जा रहा था। सो वो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल तो वो हमारे, हाँ जो चीज़ें की जा सकती थी वो ये कि एक तो करप्शन रोकना जो है, दूसरा सबसे बड़ी जो एक फैक्टर रहा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 6-7 अरब रुपया है कि वो मुफ्त ले रहे हैं। भाई क्यों ले रहे हैं? और उसके अंदर जो है अब उस पर पहली दफ़ा बहस हुई है, कभी बहस का हिस्सा ही नहीं बना, ये डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बना कि ये 6-7 अरब रुपया वापडा के मुलाजमीन जो ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं भाई? जब तनख्वाह लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो ये इस पर भी अब सोच विचार हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जो कि पिछले 30-40 साल से है वो बिजली चोरी है, कि शहरों के शहर टाउन्स, वहाँ से कहीं से 90% चोरी हुई है, कहीं से 80% चोरी हो रही है, मगर उनसे पैसे ले नहीं रहे। और जब उनसे पैसे नहीं लेते तो वो बाकियों को, आपको मुझे देने पड़ रहे हैं, जो बेचारे शुरफा जो कि 90%, 99%, 95% जो कि इजला, शहर और गांव बिजली दे रहे हैं, उनको उन चोरों की वजह से देने पड़ रहे हैं कि वो देते ही नहीं है, कुंडे लगा लेते हैं। हाँ, तो वो कुंडा, और वो उसमें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, इसलिए पॉलिटिकल फैक्टर्स एक तो आ जाते थे कि सिंध से जो हुकूमत है वो कहती है कि जी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी अगर हम क्रैकडाउन करेंगे तो होगा। इसलिए KP के बेताशा इलाके थे, जो एक्सफाटा के इलाके थे, जहाँ पे पूरे के पूरे शहर हैं, वो 80% बिजली के पैसे नहीं देते हैं, वो कुंडे लगाते हैं और वो इनकार कर देते हैं, वहाँ हड़ताल हो जाती है कि जी आप हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, सो अब फाइनली उन पे क्रैकडाउन हो रहा है, और ये एडवांटेज एक निगरान गवर्नमेंट की है कि जो है इन पे वो पोलिटिकल प्रेशर्स नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये आमिर साहब कि इसके ऊपर जो है ना खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जो लोग कुंडा डाल रहे थे ना, उनको उन्होंने बता दिया या तो कुंडे हटा लो, वरना आप लोगों को कुंडा हम डालने के लिए तैयार हो गए। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।